हेलो। 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 हाँ, तो साथियों, मैं आज फिर से उपस्थित हूँ 7 अगस्त का करंट अफेयर्स आपके सामने लेके। और इसमें कुछ घटनाओं का संग्रह किया गया है जो अभी हाल ही में हुए हैं, उनसे मैं आपको परिचित कराता हूँ। ये आपको बताएं कि हमारा ये सवर्ण महासंघ फाउंडेशन है, जिसमें सवर्ण समाज के छात्र छात्राओं के लिए संघ लोक सेवा आयोग तथा अन्य राज्य सेवा आयोग तथा आरंभिक और मुख्य परीक्षाओं, इसके अलावा एसएससी एवं अन्य परीक्षाओं में जहां पे इन चीजों की जरूरत पड़ती है, सामान्य ज्ञान और करंट अफेयर्स की, उन सब के लिए निःशुल्क ऑनलाइन और ऑफलाइन कक्षाएं भी प्रदान की जा रही हैं। तो अब इसमें सबसे शुरू करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश श्रीमान जयंतनाथ को डीईआरसी का अंतरिम प्रमुख नियुक्त किया। इसमें 2-3 मुख्य बातें हैं। एक तो सुप्रीम कोर्ट की है और अंतरिम है। इसमें क्यों आया? दिल्ली में ये डीईआरसी हुआ, दिल्ली इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन। ये एक आयोग है जो कि टैरिफ, टेंडरिंग, लाइसेंसिंग, कंप्लेंट्स और पिटीशंस की मॉनिटरिंग का काम करता है। पावर परचेज, प्रोक्योरमेंट वगैरह का भी काम करता है। इसकी स्थापना 3 मार्च 1999 को हुई थी। 3 मार्च 1999 को हुई थी। और ये टैरिफ, टेंडर, लाइसेंस, कंप्लेंट्स, पिटीशंस, पावर परचेज, प्रोक्योरमेंट आदि की मॉनिटरिंग करता है। उनको सबको इसी के द्वारा किया जाता है। तो इसमें क्या था कि दिल्ली की सरकार और दिल्ली के जो एलजी हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर, तो किसको नियुक्त करना है, उनके बीच में कहीं कोई समझौता नहीं हो पा रहा था। तो मामले को सुप्रीम कोर्ट को रेफर किया गया और सुप्रीम कोर्ट ने फिर जो है हाई कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश जयंतनाथ को अंतरिम प्रमुख नियुक्त किया है टेम्परेरी, ताकि जो जब तक कोई जो स्थापित प्रक्रिया है उस प्रक्रिया के अंतर्गत कोई जब तक नियुक्त नहीं हो जाता है तब तक के लिए इनको अंतरिम प्रमुख नियुक्त किया गया है। तो इसमें क्या हुआ था कि दिल्ली सरकार एलजी कार्यालय द्वारा मामला शीर्ष अदालत पर छोड़ दिया गया था। तो उसने कहा तब तक एक अंतरिम नियुक्त करते हैं और फिर उसके बाद जो है सामान्य प्रक्रिया के तहत जब तक होगा तब तक ये काम करेंगे। ठीक है। दूसरी चीज हो गया कि एसबीआई जो हमारा स्टेट बैंक है, तो उसने जो है संपत्ति की गुणवत्ता और ऋण वृद्धि में सुधार के कारण पहली तिमाही में 178.25% लाभ कमाया है। ये ईयर टू ईयर बेसिस पे है। इसी अवधि में मतलब कि जो प्रथम क्वार्टर है आपका, जो अप्रैल से लेके अप्रैल मई जून, इस वित्तीय वर्ष का जो 2023-2024 का जो वित्तीय वर्ष है, उसके प्रथम क्वार्टर में जो लाभ कमाया है वो पिछले वर्ष के इसी अवधि की तुलना में 178.25% बढ़ा है और ये बढ़कर 16,884 करोड़ हो गया है, जो कि इसी अवधि में 6,000
करोड़ हुआ करता था। यह बैंक का अब तक का सबसे अधिकतम शुद्ध लाभ है। इसके जिसको कि NIM बोलते हैं बैंकिंग की भाषा में, सॉरी NIM एक अलग चीज हो गया, नेट इंटरेस्ट मार्जिन होता है। तो ये है, और ये क्यों हुआ है कि जो NPAs होती हैं इनकी कमी आई है, सॉरी ये NPA जो है उनकी कमी आई है, और ऋण पुस्तिका में जो क्या बोलते हैं उनका जो लेजर है, लोन लेजर है, उसमें कमी आई है। लोन ज्यादा दिया है लेकिन अब उस लोन की वापसी हो रही है और लोन की सर्विसिंग हो रही है, यानी कि उनकी किस्तें और उनका ब्याज अब पहले से बेहतर तरीके से आ रहा है। इस वजह से बैंक को लाभ हुआ है। और इसके अलावा बैंक अन्य भी गतिविधियां करता है, जैसे कि शेयर मार्केट में जाता है कुछ, ये जिसको कि नॉन इंटरेस्ट मार्जिन कहते हैं। एक तो नेट इंटरेस्ट मार्जिन हो गया, एक नॉन इंटरेस्ट मार्जिन हो गया। वहां पे जो इन्वेस्टमेंट वाले सेक्टर है वहां पे भी बैंक ने अच्छा काम किया है, जिसकी वजह से बैंक को लाभ की बढ़ोतरी हुई है। उसके दो फैक्टर होते हैं, नेट इंटरेस्ट मार्जिन होता है, एक इंटरेस्ट दिया और इंटरेस्ट लिया, तो उनका जो नेट होता है दैट इज कॉल्ड नेट इंटरेस्ट मार्जिन। और एक होता है नॉन इंटरेस्ट मार्जिन, जो कि अन्य जगह इन्वेस्टमेंट करता है। उन दोनों में कार्रवाई अच्छा हुआ है। और उसके अलावा बैंक ने नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, यानी कि जो कि लोन लेके लोग चले गए थे, उसका वापसी नहीं कर रहे थे, तो उसमें भी अच्छी कार्रवाई करके उसका रिकवरी किया है। इस वजह से बैंक में जो है लाभ में बढ़ोतरी हुई है। ठीक है। तीसरा पॉइंट बनता है कि जो मैकडोनाल्ड कंपनी है, एक मल्टीनेशनल कंपनी है जो कि भोजन के रेस्टोरेंट वाले सेक्टर में है, मल्टीनेशनल है। तो इन्होंने क्या किया है कि जो छत्रपति शिवाजी टर्मिनल का टर्मिनल नंबर 2 है, उसी से 100 मीटर की दूरी पे इन्होंने एक अपना रेस्टोरेंट खोला है, जिसमें कुछ विशेष सुविधाएं दी हैं। बड़ी अच्छी सी स्पेस और अच्छी सर्विसिंग और कुछ सर्विसिंग, खाने की क्वालिटी अच्छी रहेगी और बैठने का स्पेस अच्छा रहेगा। ये जो मैकडोनल्ड्स का है, देश का पहला एयरपोर्ट ड्राइव थ्रू रेस्टोरेंट किया है और 24 घंटे संचालित होगा हफ्ते के 7 दिन। पहला मैकडोनल्ड रेस्टोरेंट है और इसमें अनेक विशेषताएं हैं। एक समर्पित लेन है, ग्राहक ऑर्डर डिस्प्ले है, जिसमें आपने ऑर्डर दे दिया, डिस्प्ले होता रहेगा कि आपका ऑर्डर कितने मिनट में कितने सेकंड में आएगा। और इसमें 4 सेल्फ ऑर्डरिंग कियोस्क है, आप सेल्फ ऑर्डर कर सकते हैं। ये एक अच्छी पहल है ग्राहकों को सेवा देने के लिए। ये चीज वहां पे शुरू की गई है मैकडोनाल्ड कंपनी के द्वारा। ठीक है। अच्छा, अब क्या है, राष्ट्रीय पुस्तकालय महोत्सव का उद्घाटन करेंगे। और आपको याद होगा, हम लोग भी बहुत छोटे छोटे थे तो नेशनल बुक फेयर लगता था प्रगति मैदान में, उसी से संबंधित है ये। काफी दूर दूर के प्रकाशक लोग आते थे, भारत के सभी प्रमुख प्रकाशक पहुंचते थे, विदेशों के भी आते थे, अपना स्टॉल लगाते थे और वहां पे आपस में चर्चाएं भी होती थी विभिन्न मुद्दों पे। तो उसका उद्घाटन जो है 5-6 अगस्त को महामहिम राष्ट्रपति के द्वारा किया गया। ये थोड़ा एक दिन पहले बना है, इसलिए करेंगे लिखा हुआ है। अगला पॉइंट है कि पश्चिम बंगाल विधानसभा ने विश्वविद्यालय कानून संशोधन 2023 पारित किया। इसमें क्या हुआ कि एक कमीशन बनाया गया था, जिसमें कि तालमेल नहीं होता था वहां के गवर्नर और सरकार के बीच में। तो एक कमीशन बनाया गया था, पंछी कमीशन। तो उसने सिफारिश दिया कि जो विश्वविद्यालयों के चांसलर होते हैं, एक तो वाइस चांसलर होते हैं जो विश्वविद्यालय में बैठते हैं, और चांसलर जो होते हैं वो गवर्नर होते हैं ज्यादातर जगहों पे।
लेकिन उन्होंने फिर रिकमेंड किया कि ये चांसलर गवर्नर के बजाय मुख्यमंत्री को कर दिया जाए। तो उस संशोधन विधेयक को विधानसभा में 4 अगस्त को पारित कर दिया गया, जिसमें कि राज्य से सहायता प्राप्त सभी विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति के रूप में राज्यपाल की जगह मुख्यमंत्री को नियुक्त किया गया है। और पंछी आयोग ने कहा था कि राज्यपाल पर उन पदोशक्तियों का बोझ नहीं डाला जाना चाहिए जिनकी संविधान के तहत परिकल्पना नहीं की गई थी। हालांकि ये स्टेटमेंट थोड़ा विवादों के ग्रस्त है, बोझ तो ज्यादा मुख्यमंत्री के ऊपर रहता है काम का, लेकिन फिर भी अब उन्होंने कहा है और ये हो रहा है तो ठीक है, हमको जानना चाहिए। नेपाल के पूर्व कप्तान ज्ञानेंद्र मल्ला ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया। अब देख लीजिएगा, अब एक बड़ी महत्वपूर्ण सी खबर है जिसका इतिहास भूगोल काफी लंबा चौड़ा सा है। गृह मंत्री माननीय राजनाथ सिंह ने असम के कोकराझार में, कोकराझार असम का एक बड़ा शहर है, वहां पे डूरंड कप का 132वें डूरंड कप का उद्घाटन किया। डूरंड कप को इंडियन ऑयल डूरंड फुटबॉल टूर्नामेंट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इंडियन ऑयल इसको जो है प्रायोजित करता है, इंडियन ऑयल डूरंड फुटबॉल टूर्नामेंट भी कहते हैं। ये इसमें सुखोई MKI विमान, हेलीकॉप्टर द्वारा फ्लाई पास्ट, मार्शल प्रदर्शन, गतका, भांगड़ा इत्यादि होता है। इस आयोजन में कुल 43 मैच होंगे, जिनमें 36 लीग मैच, 4 क्वार्टर फाइनल, 2 सेमीफाइनल और 3 सितंबर को एक फाइनल मैच शामिल होगा। थोड़ा सा यहाँ पे जान लेते हैं कि डूरंड कप क्या है। डूरंड कप जो वो होता है, अंत में जिस विजेता टीम को जो कप दिया जाता है उसको डूरंड कप कहते हैं। ऑफिशियली इसका नाम है इंडियन ऑयल डूरंड फुटबॉल टूर्नामेंट। ये भारत का सबसे पुराना टूर्नामेंट है जिसकी शुरुआत शिमला में 1888 में श्रीमान हेनरी डूरंड साहब ने किया था, जो खेल प्रेमी थे, उन्होंने इसका किया था। और डूरंड फुटबॉल टूर्नामेंट सोसाइटी और ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन ने इसका सबसे पहले आयोजन किया था, उन्हीं के तत्वाधान में हुआ था। इसके अगुवाई किया था हेनरी डूरंड साहब ने। उसके काफी भागदौड़ करके उन्होंने इसको ऑर्गेनाइज कराया था। ये लगातार होता रहा है हर साल, कुछ समय नहीं हुआ, जैसे कि प्रथम विश्व युद्ध के समय, द्वितीय विश्व युद्ध के समय, और जो युद्ध काल होता है या कोविड काल गया था, तो उस समय इसको छोड़ के ये लगातार हर साल होता रहा है। और ये इसमें क्लब ज्यादा भाग लेते हैं, और जो शुरुआत से ही इसमें आर्मी वगैरह की टीमें ज्यादा भाग लेती थी, जैसे कि BSF है, ITBP है, इंडियन आर्मी है, और भी जो आर्मी के अलग अलग हैं अंग हैं, उनकी फुटबॉल की टीमें इसमें भाग लेती हैं। और कुछ क्लब भी हैं जैसे कि मोहन बागान, ईस्ट बंगाल, मोहम्मडन स्पोर्टिंग, इस तरह से कुछ चीजें हैं, हैदराबाद की कुछ टीमें हैं। तो ये लोग ज्यादा इसमें भाग लेते रहे हैं। अब तक सबसे ज्यादा इस कप के विजेता में 2 क्लब आते हैं। एक तो मोहन बागान क्लब है जिसने कि 16 बार जीता है, दूसरा ईस्ट बंगाल क्लब है, उसने भी 16 बार जीता है। तीसरे नंबर पे आता है BSF, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की टीम है, उसने 7 बार इस कप को जीता है। तो ये मोस्टली क्लब और आर्मी के टीमें ही इसमें ज्यादातर भाग लेती हैं, जो कि भारत में फुटबॉल कल्चर को बढ़ावा देता है। तो ये है हमारा डूरंड कप का एक बहुत ही संक्षिप्त सा विवरण आपके सामने मैंने बताया। उसके अलावा एक बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है कि हमारे जो प्रधानमंत्री हैं वो जोहान्सबर्ग में, दक्षिण अफ्रीका में, इस बार जोहान्सबर्ग में ब्रिक्स का शिखर सम्मेलन होने जा रहा है। आप ध्यान देंगे कि जो ब्रिक्स है वो इस समय काफी चर्चा में है। और इसमें शुरुआत में जो इसके संस्थापक देशों में थे
ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। तो इन्हीं देशों में अब तक इसका सम्मेलन होता रहा है और ये जो है 15वां सम्मेलन है, 15वां शिखर सम्मेलन है। इसके पहले 14 शिखर सम्मेलन हो चुके हैं। जुलाई 2023 में अल्जीरिया में हुआ था, सॉरी, अल्जीरिया ने शामिल होने के लिए आवेदन किया था। इसके इसमें जो है ये 6 देश इसके संस्थापक सदस्य हैं। अभी इसमें किसी और देश को शामिल नहीं किया गया है, लेकिन इस बार शिखर सम्मेलन में ये समझौता होगा कि ये निर्णय लिया जा चुका है। शिखर उच्चतम स्तर पे इसका जो है घोषणा होना बाकी है, ये कि अन्य देशों को भी शामिल करना है कि नहीं करना। इसमें कुछ चीजें बता दें कि दक्षिण अफ्रीका में हो रहा है, तो उसके जो राष्ट्रपति महोदय हैं श्रीमान सिरिल रामाफोसा इस समय दक्षिण अफ्रीका के अध्यक्ष हैं, जो इसकी मेजबानी करेंगे। और ये 22, 23 और 24 अगस्त को होगा। इसमें सभी संस्थापक देशों के राष्ट्राध्यक्ष या शासनाध्यक्ष आएंगे। जहां पे राष्ट्राध्यक्ष महत्वपूर्ण होते हैं वहां के राष्ट्राध्यक्ष आएंगे, जहां शासनाध्यक्ष होते हैं वहां पे, जैसे कि रूस में, चाइना में, ब्राजील वगैरह में राष्ट्राध्यक्ष होते हैं। भारत में राष्ट्राध्यक्ष शासनाध्यक्ष अलग होते हैं, लेकिन महत्वपूर्ण शासनाध्यक्ष होते हैं जो कि प्रधानमंत्री होते हैं, तो वो जाएंगे। राष्ट्राध्यक्ष राष्ट्रपति होते हैं, लेकिन कुल मिला के जो आप सभी जानते हैं कि जो प्रायोगिक रूप से महत्वपूर्ण होता है वो प्रधानमंत्री होता है, तो वो जाएंगे। इस सम्मेलन की विशेष बात है कि रूस यूक्रेन युद्ध के कारण रूस के राष्ट्रपति स्वयं नहीं आएंगे और वो अपने विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव को इसमें प्रतिनिधित्व करने के लिए भेज रहे हैं। सामान्य रूप से ऐसे होता नहीं है, लेकिन विशेष परिस्थितियों के कारण उनको अनुमति दी गई है। ठीक है। ब्रिक्स जो है एक बहुत ही उभरता हुआ ऑर्गेनाइजेशन है, जिसको कुछ प्रेक्षक ये मानते हैं कि ये भविष्य का यूएनओ है। यूएनओ के रूप में ये काम कर सकता है, क्योंकि कई बार कई मंचों से कई नेताओं द्वारा ये बात उठाई जा चुकी है कि यूएनओ जो है संयुक्त राष्ट्र संघ अपनी जो भूमिका है, सक्रिय भूमिका, वो नहीं निभा पा रहा है। इसलिए हमको एक अल्टरनेट संगठन की जरूरत है, जो कि पूरे दुनिया में विभिन्न जो युद्ध और असमानता की घटनाएं होती हैं उनमें सक्रिय और बहुत ही शक्तिशाली भूमिका करे। तो ब्रिक्स उभर रहा है। इसी क्रम में इसमें श्रीमान सिरिल रामाफोसा जी ने लगभग 57 देशों को बुलाया है। 67 देशों को इसमें आमंत्रण दिया है, जिसमें अफ्रीकन यूनियन के सारे देश हैं, लगभग 53 के करीब देश हैं, और उसके अलावा बाहर के भी देश हैं, जैसे कि अल्जीरिया, इंडोनेशिया, बांग्लादेश वगैरह। इन देशों को भी बुलाया है जो उभरती हुई इकोनॉमीज हैं। और ये कुल जो है दुनिया की 40%, अगर ये सभी देश शामिल हो जाएं तो दुनिया के 40% जीडीपी को ये रिप्रेजेंट करेगा। और आगे लगभग ये 60 से लेकर 70% जीडीपी तक को जो है ये रिप्रेजेंट करने की क्षमता रखता है। अच्छा, ब्रिक्स में शामिल होने के लिए 25 देशों ने आवेदन किया है और विस्तार पर फैसला जोहान्सबर्ग में लिया जाएगा। ठीक है। तो ये सम्मेलन बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। इससे पूरे विश्व को एक नई दिशा मिलने की उम्मीद जगी है। इसलिए हमें आपसे निवेदन करना है कि आप लोग इस खबर पे नजर जमाए रखें और डे टू डे बेसिस पे हम लोग भी इस पे आपको अपडेट देते रहेंगे। गूगल ने ट्रांसजेंडर साइक्लिस्ट बिली ब्रुइन का 109वां जन्मवर्ष मनाया।
तो गूगल में कुछ ना कुछ चलता रहता है, अपना वो डूडल में चेंज करते रहते हैं वो लोग। हम्म, अच्छा। अब एक और भाई बहुत महत्वपूर्ण खबर है, इस पे आपका ध्यान जाना ही चाहिए। भारत सरकार ने HSN 8741 श्रेणी के अंतर्गत आने वाले लैपटॉप, टैबलेट, पर्सनल कंप्यूटर के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है। अभी कुछ दिनों पहले इन चीजों पर प्रतिबंध लगाया गया था, बाद में उसको प्रतिबंध, तात्कालिक प्रतिबंध लगाया गया था, बाद में उस प्रतिबंध को 31 अक्टूबर तक एक्सटेंड कर दिया गया कि 31 अक्टूबर तक प्रतिबंध नहीं रहेगा, उसके बाद से प्रतिबंध लग जाएगा। अब ये क्या है HSN 8741 क्या है? होमोजेनाइज्ड, सॉरी, हार्मोनाइज्ड सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर। HSN हो गया हार्मोनाइज्ड सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर। ये अलग अलग श्रेणी में होता है, जैसे कि 8741 श्रेणी है, तो वो उस श्रेणी में लैपटॉप, टैबलेट, पर्सनल कंप्यूटर आते हैं। हार्मोनाइज्ड सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर ये वर्ल्ड कस्टम्स ऑर्गेनाइजेशन जारी करता है, और इस पे अलग अलग सरकारें जो हैं अलग अलग उस पर नियम बनाती हैं। जैसे भारत सरकार ने नियम बनाया है कि HSN 874 की श्रेणी में आने वाले सामानों पे 18% जीएसटी लगाया गया। लेकिन अभी क्या किया गया है कि उस पर रोक ही लगा दिया गया है कि अब वो नहीं लगाएंगे, नहीं ला सकते हैं। फिर विरोध हुआ तो उसको 31 अक्टूबर तक बढ़ा दिया गया कि 31 अक्टूबर तक आप ला सकते हैं। 31 अक्टूबर के बाद आपको लाने के लिए लाइसेंस लेना पड़ेगा, और वो वाणिज्यिक व्यापारिक स्तर पे अगर कोई लाता है तो उस पर लाइसेंस लगेगा। एक एक पीस, एक एक दो पीस के लिए अगर कोई बाहर जाता है, ले आता है, तो उस पर कहीं कोई कुछ नहीं, उस पर सिंपली जीएसटी लेके आपको ले जाने दिया जाएगा। लेकिन अगर जो बड़े मैन्युफैक्चरर्स हैं वो अगर लेके आते हैं, बड़ी खेप लेके आते हैं, तो उनको पहले से लाइसेंस लेना पड़ेगा, और इस वजह से लाइसेंस फीस और वो जो प्रोसेस है उसकी वजह से ऐसा माना जा रहा है कि भविष्य में अक्टूबर के बाद से इन चीजों पे का दाम बढ़ेगा। लेकिन साथ ही साथ ऐसा होने से जो देसी उद्योग है, स्वदेशी उत्पादन, उसमें बढ़ोतरी की भी उम्मीद है कि ये अब स्वदेशी उत्पादन बढ़ेगा, चाहे जो विदेशी कंपनियां हैं वो देश में मेक इन इंडिया के तहत उत्पादन करना शुरू करेंगे। हाँ, पैकेज नियमों के अंतर्गत आयात को छोड़कर वैध लाइसेंस पर ही दी जाएगी, और जो बहुत ही छोटे कंप्यूटर निर्माता है उनको भी छूट दी जाएगी। अब वो आगे उसका नियमावली जारी होगा। बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जैसे कि एसर, डेल और ऐसी ऐसी जो कंपनियां हैं वो ज्यादातर यहाँ डंपिंग करती थी, और उससे हमारे जो लोकल निर्माता थे उनको नुकसान पहुंचता था, मतलब वो अपने प्रोडक्ट नहीं ला पाते थे। तो इसको ध्यान में रखते हुए इस तरह का निर्णय लिया गया है। ठीक है। अब एक आता है कि पाकिस्तान कैबिनेट ने अमेरिका के साथ सुरक्षा समझौते पर हस्ताक्षर को मंजूरी दी। पाकिस्तान और अमेरिका के बीच सुरक्षा समझौता होता रहा है, पहले भी हुआ है। इसके पहले 2005 में हुआ था 15 वर्ष के लिए। फिर उधर वो अफगानिस्तान वगैरह का जो हल्ला हो गया तो ये 2020 तक चला था, 2020 तक चला था। फिर वो अफगानिस्तान से भाग गया जब अमेरिका का सेना, तो वहां बड़ा उथल पुथल रहा, उस बीच ये डिले होता गया, और पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था इसी बीच में काफी कुछ बिगड़ गई। तो उसको डायरेक्टली इनडायरेक्टली सपोर्ट करने के लिए, अमेरिका की भी अर्थव्यवस्था इन चीजों पर निर्भर रहती है, उसको सपोर्ट करने के लिए फिर से पाकिस्तान और अमेरिका ने, अमेरिका मतलब यूएसए ने, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने, ये एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पे दस्तखत किए हैं, और उसको
पाकिस्तान कैबिनेट ने मंजूरी दिया है। जो प्रोसेस होता है, कैबिनेट मंजूरी देती है, फिर उसको संसद में रखा जाता है, तो वो जो प्रोसेस है बेसिकली वो कोई ऐसी विशेष चीज नहीं है, मतलब समझौता हो गया है। अब सीआईएस क्या है? सीआईएस क्या है? कम्युनिकेशन इंटरऑपरेबिलिटी। आप इसको ध्यान से सुन लीजिए। कम्युनिकेशन इंटरऑपरेबिलिटी क्या है? सिक्योरिटी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग ये इनके बीच में हुआ है, और इसके तहत सैन्य और रक्षा सहयोग बनाए रखने के लिए हस्ताक्षर करता है अमेरिका। लगभग 100 इस तरह से एग्रीमेंट साइन किया है तमाम छोटे बड़े देशों के साथ, जैसे कि नाटो के देश हो गए या कुछ उसके और जो सैन्य जहां पे उनके सैन्य अड्डे हैं, वो लगभग 100 के साथ साइन किया है। और कोई बड़ी चीज नहीं है, लेकिन पाकिस्तान से बंद हो गया था, वो फिर से जारी हो गया, ये एक खबर है। तो इसमें मिलिट्री इक्विपमेंट और हार्डवेयर सप्लाई करेगा, और ये संस्थागत रूप से यानी कि गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट ये चीज ये होगा, जो भी सप्लाई होगा, और इसके बदले में पाकिस्तान को सुरक्षा मिलेगी। ठीक है। अब एक और खबर है, महत्वपूर्ण है, कि बीआईएस ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, इन्होंने मानकीकरण और अनुरूपता मूल्यांकन में सहयोग बढ़ावा देने के लिए देश भर 25 संस्थानों के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। बीआईएस क्या है? ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। की स्पेलिंग बहुत मुश्किल है, आप देख लीजिएगा। ब्यूरो ऑफ ब्यूरो ऑफ इंडियन इसने अभी कुछ प्राइवेट और सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेजेस के साथ और जो हमारे एनआईटी हैं उनके साथ समझौता किया है। इसके तहत जो टेस्टिंग होती है, स्टैंडर्डाइजेशन होता है, जैसे कि कोई भी प्रोडक्ट है तो उसका क्या स्टैंडर्ड होने चाहिए, और किसी एक उत्पादक जो भी किसी चीज का उत्पादन करता है तो उसका उत्पादन स्टैंडर्ड के हिसाब से है कि नहीं है, इनका निर्धारण करती है और उनको सर्टिफिकेट इशू करती है। तो इसमें जो टेस्टिंग, स्टैंडर्डाइजेशन और सर्टिफिकेशन का काम है, उसके लिए तमाम इंजीनियरिंग कॉलेजेस भी मानकों को तय करने के लिए, स्टैंडर्ड्स को तय करने के लिए उसमें इनका सहयोग करेंगे। श्रीमान पीके तिवारी जी हैं इसके, श्रीमान पीके तिवारी इसके डायरेक्टर जनरल हैं। और ये फिलहाल बीआईएस एक्ट 2016 के हिसाब से काम कर रहा है। बीआईएस एक्ट 2016 के हिसाब से उसी के नियमों के अंतर्गत ये भारतीय मानक ब्यूरो काम कर रहा है। ठीक है, ये आपको ध्यान देना चाहिए।
ठीक है, आगे समझ में। इसके साथ ही जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है, क्योंकि इतिहास से संबंधित है। केंद्रीय वित्त मंत्री ने प्रतिष्ठित स्थल संग्रहालय की आधारशिला रखी है। उन्होंने आदि चनल्लूर स्थल पर प्रतिष्ठित स्थल संग्रहालय की आधारशिला रखी। अभी क्या है कि दक्षिणी तमिलनाडु जो बहुत ही निचले हिस्से में है, जैसे कि चेन्नई है, तो वो थोड़ा आप नक्शा देखेंगे, ऐसे नक्शा है अगर इंडिया का, तो तमिलनाडु का ये नक्शा है अगर, तो चेन्नई यहाँ पे आएगा। तो एकदम अंतिम हिस्से में, जहाँ की वो रामेश्वरम वगैरह पड़ता है, केरल से लगा हुआ, तो वहां पे थूथुकुडी जिले में प्राचीन और ऐतिहासिक नौ युग का दफन स्थल है। इसको बोलते हैं आदि चनल्लूर। तो यहाँ पे काफी खुदाई वगैरह धीरे धीरे हुई है पिछले लगभग 150 सालों से। जो हमारे एंथ्रोपोलॉजी के विशेषज्ञ हैं और आर्कियोलॉजी के विशेषज्ञ हैं, इस जगह को बार बार देखते रहे हैं। यहाँ पे एक बहुत ही प्राचीन काल की अत्यंत विकसित और सुव्यवस्थित तमिल संस्कृति का पता चला है। खुदाई करने के बाद यहाँ पे समान तरह की चीजें मिली हैं, जिसमें कि लाल बर्तन, काले बर्तन, लोहे के उपकरण, खंजर, तलवार, भाला, तीर और पत्थर, मोती, सोने आदि के आभूषण भी प्राप्त हुए हैं और मानवीय कंकाल भी मिले हैं यहाँ से। और कलाकृतियों में ये सब चीजें मिले हैं। तो इनमें फिर वहां पे एक संग्रहालय बनाया गया है, जिनमें उन चीजों को रखा गया है और उनके महत्व को रेखांकित करते हुए वहां पे उनका संग्रह किया जाएगा। आगे भी अगर इसका पता चलेगा तो वहां पे इसको रखा जाएगा। डिजिटल इंडिया RISC 5th में भाग लेंगे। इलेक्ट्रॉनिक्स के विषय में है, राज्य मंत्री हैं ये साहब, जो है उसमें भाग लेंगे। अच्छा, दूरसंचार बिल और डाक सेवा बिल को मंजूरी दे दी है, मसौदे को मंजूरी दी है। आप ये ध्यान दें कि ये दूरसंचार और उससे संबंधित अनेक चीजों में लगातार कुछ न कुछ परिवर्तन होते जा रहे हैं। जैसे कि पहले फोन था, फिर मोबाइल आया, फिर डाटा ट्रांसमिशन ढेर सारा आया। आपने देखा होगा, जो अभी के स्टूडेंट है वो नहीं समझते होंगे, पहले रेलवे का रिजर्वेशन होता था, बहुत दिक्कत पड़ती थी, हाथ से टिकट मिलता था। अब सब ऑनलाइन हो गया, एक स्टेशन से भी हम जाके भारत के किसी स्टेशन का रिजर्वेशन ले सकते हैं। तो वो सारी चीजें डिजिटलाइज हो गई, मतलब ढेर सारी चीजें डिजिटलाइज हो गई। वो आज के 10 साल पहले ऐसा नहीं था। तो दूरसंचार के क्षेत्र में लगातार नई नई चीजें आती जा रही हैं। अब जैसे फिल्म था, फिर उसके बाद टेलीविजन आया, फिर वो डेस्कटॉप वाला सिस्टम आया, फिर वो सैटेलाइट एंटीना वाला आ गया, डिश एंटीना जिसको बोलते हैं। फिर उसके बाद आजकल जो नया सबसे चला है वो क्या है, ओवर द टॉप, ये आ गया है। अब इन सबों का नियमन करने की जरूरत पड़ती है कि कैसे कैसे इनका संचालन होगा, क्या क्या इसके ऊपर नियम का पालन किया जाएगा, कौन इसमें कर सकता है, इसके ऊपर क्या रिस्ट्रिक्शन होंगे, क्या टैरिफ होंगे, क्या टैक्स होंगे, और क्या क्या कंटेंट होंगे। कुछ सेंसर्ड भी कंटेंट होते हैं जो कि कुछ असामाजिक या देश विरोधी कुछ इस तरह से गतिविधियां दिखला दे, तो उन सब चीजों का नियमन करने की जरूरत पड़ती है और उनका जो है मॉनिटरिंग करने की समय समय पर जरूरत पड़ती है। तो ये बहुत तेजी से बदल रहा है ये सीन। तो इसीलिए ये जो है दूरसंचार और डाक सेवा बिल, दूरसंचार डाक सेवा एक से ही मिले हुए हैं, तो इसको मंजूरी दिया गया है। इसमें खासतौर से OTT प्रसारण, इंटरनेट, ब्रॉडबैंड में ही बहुत तेजी से बदलाव होता है। अभी 10 साल पहले तक जो आज जो मोबाइल है वैसा स्वरूप नहीं था मोबाइल का, केवल बातचीत होती थी, SMS होता था, फिर वो व्हाट्सएप आया, फिर ढेर सारी चीजें आ गई, उसमें टेलीग्राम आ गया। जैसे आज एक टेलीग्राम ऐप है, तो उसको भी काफी कई बार उस पर उंगलियां उठी हैं कि टेलीग्राम पे काफी कुछ गलत सही गतिविधियां होती हैं। और तमाम जो व्हाट्सएप पे भी आपने सुना होगा, पढ़ा होगा खबरों में कि तमाम जो
आतंकवादी और ये दंगा फसाद फैलाने वाले वो व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए इस तरह से काम करते हैं। इसी तरह से समय समय पे कहीं दंगा फसाद होता है तो वहां इंटरनेट बंद कर दिया जाता है। तो ये सब चीजों का नियमन करने की जरूरत पड़ती है। तो उसके लिए सरकार को शक्तियां चाहिए होती हैं कि हम इसको सुन सकें, पढ़ सकें, जान सकें या उस पर कुछ रिस्ट्रिक्शन लगा सकें। तो वो शक्तियां कहां से आती हैं? संसद पे सरकार प्रस्ताव पेश करती है कि हमको ये शक्तियां दिया जाए, संसद से अनुमोदन होता है, फिर सरकार उसका नियम बनाती है और फिर जो एजेंसियां हैं जो उनका पालन कराती हैं उनको फिर उसका रूलिंग बनाती हैं और उस रूलिंग के हिसाब से कार्रवाई होती है। तो ये बिल की मंजूरी दे दी गई है। इसके तहत अब और प्रभावशाली ढंग से सरकार इन चीजों को देख, सुन और समझ सकेगी। और ये पिछले भी बतलाया था कि 508 रेलवे स्टेशनों की पुनर्विकास की आधारशिला रखी जाएगी, जिनमें सबसे ज्यादा 508 स्टेशन 27 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में फैले हुए हैं और उत्तर प्रदेश के 55 स्टेशन शामिल हैं और राजस्थान के 55 स्टेशन शामिल हैं। इसी के साथ आज का ये दिनांक 7 अगस्त का करंट अफेयर समाप्त होता है और ये अभी आपको YouTube पे भी उपलब्ध होगा। आशा है कि आप इससे लाभान्वित होंगे। नमस्कार, धन्यवाद।